ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मयूर गुलेरिया बेसमेंट के इंट्रेस पर अपनी आइडल और अपनी टीम पार्टनर कंटेस्टेंट 324 का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अनिका बेसमेंट की सीढ़ियां चढ़कर चैंपियनशिप एरिया के मेन गेट पर पहुंची, मयूर फटी हुई आंखों से अपने आइडल को देखने लगा। भले ही अनिका के चेहरे पर मास्क पहन रखा था, मगर मयूर के लिए यह किसी भी साक्षात दर्शन से कम नहीं था। सीढ़ियों के नीचे उतरते ही अनिका ने मयूर से कहा, आई एम सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। मयूर का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त अपने आप ही उसके हाथ जुड़ जाएंगे, मगर फटी हुई आंखों से मयूर लगातार अनिका को देखता रहा। मयूर ने कांपती हुई आवाज में अनिका से कहा, आप चाहे कितनी भी लेट हो, मैं हमेशा ही आपका इंतजार करूंगा। मुझे पता चल गया है आप कौन हैं। मैं आपकी असलियत के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। आप ही एकेडमी की दीदी हैं। मयूर गुलेरिया अनिका के बारे में असलियत जान चुका था। यह सुनकर अनिका को शौक ज्यादा कंफ्यूजन होने लगा था, क्योंकि अनिका को अभी अभी यह नहीं पता था कि आखिर मयूर गुलेरिया को क्या पता चल गया था कि उसके टीम मेंबर कंटेस्टेंट 324 एकेडमी की दीदी है या फिर अनिका गुलेरिया एकेडमी की दीदी है। अनिका ने मयूर से पूछा, मेरी असलियत? कौन सी असलियत की बात कर रहे हो तुम? अनिका के सवाल पर मयूर ने अपनी नजरें झुका ली। मयूर इस वक्त स्कूल का वैसा बच्चा लग रहा था जिसने एग्जाम में कॉपी करते हुए अचानक ही अपनी टीचर को आमने सामने देख लिया हो। मयूर ने धीमी और अटकती हुई आवाज में अनिका से कहा, मैं अभी अभी लैला और ब्रह्मपुत्र एकेडमी के बाकी मेंबर्स को आपस में बात करते हुए सुन लिया। मैं मूर्ख यह समझता रहा कि मैं आपके साथ टीम बनाकर मैं आपकी कुछ मदद कर लूंगा, मगर मैं नहीं जानता था कि दरअसल मैं जिसकी मदद करने की सोच रहा था वह खुद ही मेरी आइडल थी और मेरे साथ टीम में लड़कर वह मेरी मदद कर रही थी। मैं जान चुका हूं कि मेरी टीम का कंटेस्टेंट 324 और कोई नहीं मगर खुद द पावरफुल दीदी हैं। जब अनिका ने मयूर की यह बात सुनी, तब उसे इस बात का एहसास हो गया था कि मयूर सिर्फ इतना जानता था कि उसकी टीम में उसके साथ फाइट करने वाली पार्टनर कंटेस्टेंट 324 ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी थी, मगर मयूर अनिका गुलेरिया की आइडेंटिटी के बारे में अब तक कुछ नहीं जानता था। मयूर की बात सुनने के बाद अनिका मेन डोर से एंटर होते हुए फूड स्टॉल की ओर चलने लगी। रोहित भी अनिका के पीछे पीछे रिया को हाथों में पकड़े हुए चलने लगा। मयूर अभी भी अपने शौक से बाहर नहीं निकला था, मगर मयूर ने रोहित को अनिका के पीछे जाते हुए देखा तो मयूर ने रोहित का एक हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, एक बात कहूं दोस्त तुम्हें, भले ही तुम ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी के पति हो, मगर तुम दोनों का कोई मेल नहीं लगता मुझे। कहाँ दीदी और कहाँ तुम? जरा देखो अपनी तरफ, हमेशा बच्ची को गोद लिए घूमते रहते हो। मेरी तो यह समझ में नहीं आता कि आखिर दीदी जैसी लड़की को तुम में क्या नजर आया। कहाँ वह मार्शल आर्ट की चैंपियन और कहाँ तुम। बच्ची को संभालना सब कुछ नहीं होता, और भी काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए मर्द में, मगर तुम में तो ऐसी कोई खास बात नज़र नहीं आती मुझे नहीं लगता तुम्हारा और ऐसी टैलेंटेड लड़की का कोई मैच है। और फिर तुम तो डरपोक भी हो। आज तक इतनी फाइट्स हमने साथ में लड़ी है, तुम बस बच्ची को गोद में लिए बैठ जाती हो रिंग में, और सारी फाइट तो मैं और तुम्हारी पत्नी ही करते हैं। वो खूंखार फाइटर्स को एक ही पंच में ढेर करती है और तुम बस बैठे बैठे तमाशा देखते हो। मेरी तो अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी टैलेंटेड लड़की को तुम में ऐसी क्या खास बात नजर आई जो उसने तुमसे रिश्ता बना लिया। रोहित मयूर गुलेरिया के इमोशंस अच्छी तरह समझ सकता था। वह जानता था कि उसे बहुत बड़ा शौक लग गया था और इस वक्त उसका दिमाग यह बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसके ठीक बगल में चल रहा एक शख्स उसकी आइडल का पति था। रोहित ने भी धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, वह क्या है ना कि मुझे हैंडसम लड़की बहुत पसंद है,
मयूर को लगा कि आखिर यह किस तरह का पति था। अपनी नाकाबिलियत पर उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मयूर से पूछा, और फिर तुम्हें क्या लगता है किस तरह का लड़का ऐसी लड़की के लिए ठीक रहता? रोहित की इस बात पर मयूर ने मास्क पहने रोहित को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपनी छाती फुलाकर रोहित के कदम से कदम मिलाकर स्टाइल में चलने लगा। मयूर के इस रिएक्शन को देखते हुए रोहित ने मयूर से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम अगर मेरी बीवी के साथ फाइटिंग रिंग में उतर कर आगे मुकाबले के लिए तो कितनी देर टिक पाओगे उसके सामने? रोहित की यह बात सुनते ही मयूर ने अपनी फुलाई हुई छाती फिर से अंदर कर ली। इस बार मयूर ने रोहित के सामने हार मानते हुए कहा, मुझे पता है कि मेरा उसके साथ कोई मैच नहीं है, मगर यह इंसान है जिसकी जोड़ी एकेडमी की दीदी के साथ बहुत खूब रहेगी। मयूर की यह बात सुनकर रोहित भी हैरान रह गया। रोहित भी जानना चाहता था कि आखिर कौन था वह इंसान जो अनिका के साथ जोड़ी बना सकता था। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मयूर गुलेरिया ने कहा, जानते हो वह इंसान कौन है? सुखवीर सर का सच्चा शागिर्द और इस चैंपियनशिप रिंग का डिफेंडिंग चैंपियन। अरे एकेडमी की दीदी की जोड़ी तो बिल्कुल ऐसे ही किसी मास्टर चैंपियन के साथ जमेगी, तुम जैसे डरपोक के साथ नहीं। मयूर की यह बात सुनते ही रोहित ने राहत की सांस ली और मयूर से कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मयूर ने अपना मुंह बिगाड़ते हुए रोहित से पूछा, कौन हो तुम? मयूर गुलेरिया अच्छी तरह जानता था कि चाहे रोहित जो भी हो वह डिफेंडिंग चैंपियन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन मार्शल आर्ट का गुरु था। उसकी फाइट, उसके मूव सारे फाइटर से अलग थी। और वैसे भी मयूर ने उसे रिसेप्शन के बगल में बने रेस्टिंग रूम में देखा था, और इतना बड़ा कॉन्फिडेंस तो हो नहीं सकता कि चैंपियनशिप में लेने वाला हिस्सा दीदी और डिफेंडिंग चैंपियन दोनों ही फेक हो। जब मयूर यह सब कुछ सोच रहा था तब बड़ी धीमी आवाज में रोहित ने मयूर के कान में कहा, मैं ही सुखवीर सर का सच्चा शागिर्द और डिफेंडिंग चैंपियन हूँ। मयूर कुछ देर तक रोहित को खामोश खड़ा देखता रहा और फिर अचानक ही जोर जोर से हंसने लगा। मयूर की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, यहाँ तक कि हंसी की वजह से उसके पेट में बल पड़ने लगे थे। अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए मयूर ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अरे यार, एक बार अगर तुम कह देते कि तुम बॉलीवुड के कोई एक्टर हो तब भी मैं मान जाता कि चलो इस नकाब के पीछे हो सकता है तुमने अपनी असली आइडेंटिटी छुपा ली हो, मगर क्या है ना, डिफेंडिंग चैंपियन तुम नहीं हो। यह बात मैं यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन शक्ल से नहीं अक्ल से पहचाना जा सकता है, उसकी बॉडी मूवमेंट से पहचाना जा सकता है, उसकी लड़ने की ताकत से और उसकी बहादुरी से पहचाना जा सकता है। अगर तुम्हारी तरह डरपोक और कायर नहीं है जो अपनी बीवी को रिंग में लड़ाता हुआ देखकर भी खामोश हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। यह बात कहकर मयूर फिर से जोर जोर से हंसने लगा। मयूर को यह बात इसलिए भी इम्पॉसिबल लग रही थी क्योंकि इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ कैसे हो सकते थे कि मयूर ने रेंडमली किसी एक लड़की को अपनी टीम बनाने के लिए चुना और फिर किसी एक शख्स को टीम पूरी करने के लिए चुना, और वह दोनों ब्रह्मपुत्र की दीदी और डिफेंडिंग चैंपियन निकले। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सभी लोग जानते थे कि ब्रह्मपुत्र एकेडमी और सुखवीर सर की मार्शल आर्ट एकेडमी के बीच कितनी बड़ी राइवलरी थी। यहाँ तक कि यह माना जाता था कि दोनों एकेडमी के मेंबर्स अगर सामने सामने आ जाएं तो वहीं पर दंगा फसाद शुरू हो जाए। एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाने वाले लोगों के हेड यानी ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी और सुखवीर सर के एकेडमी के डिफेंडिंग चैंपियन दोनों एक दूसरे से शादी करें और दोनों फैमिली बनाएं, यह सारी बातें मयूर गुलेरिया को इम्पॉसिबल लग रही थी। यह सब सोच सोचकर मयूर की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मयूर ने रोहित की पीठ थपथपाई और कहा, नाइस ब्रदर, मगर मैं तुम्हारी बातों में फंसने वाला नहीं हूँ। रोहित ने भी मयूर को ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं की। मयूर और रोहित अनिका के पीछे फूड स्टॉल के पास बने रेस्टिंग एरिया में चले गए। जब टीम की फाइट शुरू हुई
तो मयूर गुलेरिया रोज से ज़्यादा ताकत और कॉन्सेंट्रेशन लगाकर फाइट करने लगा। अब उससे लाइम टाइम में रहने या ना रहने की चिंता बिल्कुल नहीं थी। अब उसे चिंता थी तो बस दीदी की नज़रों में एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट साबित होने की, एक ऐसा फाइटर जिसके साथ फाइट करके दीदी को अफसोस ना हो। दोनों मैच जीतने के बाद जब अनिका घर वापस जाने लगी तब मयूर ने ही अनिका का रास्ता रोकते हुए पूछा, क्या दीदी मैं आपको घर छोड़ने आ सकता हूँ? अनिका ने मयूर को साफ मना कर दिया, मगर मयूर ने अनिका का रास्ता नहीं छोड़ा। मयूर ने फिर जोर देते हुए कहा, प्लीज़ दीदी, आज मुझे यह मौका दीजिए कि मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर सकूं। अनिका ने मयूर को फिर मना कर दिया। जब मयूर ने देखा कि अनिका इतनी आसानी से नहीं मानने वाली थी, तब मयूर ने कहा, ठीक है, चलिए, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, आपको अपनी कार तक छोड़ देता हूँ। अनिका अब मयूर की बातों पर इरिटेट हो चुकी थी। वह मयूर को अपनी कार तक नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि अनिका यहाँ आकाश ने दी हुई कार में ही आई थी। कार देखते ही मयूर को अनिका की असलियत का पता चल जाता। अनिका ने इस बार अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, मैंने कहा ना, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। मयूर अपने आइडल को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए मयूर ने भी आगे फोर्स नहीं किया और अनिका को जाने दिया। अनिका रोहित और रिया के साथ पार्किंग लॉट में पहुंची। रोहित और रिया को बाय करने के बाद अनिका ने सामने वाले मॉल में जाकर चेंज कर लिया। अनिका ने अपना मास्क भी उतार लिया था। जब अनिका वापस पार्किंग लॉट की ओर पहुंची तब अनिका ने देखा कि एक पिलर के पीछे से मयूर गुलेरिया छुप छुप कर किसी को देखने की कोशिश कर रहा था। अनिका भी ठीक मयूर गुलेरिया के पीछे जाकर खड़ी हो गई और यह देखने लगी कि आखिर मयूर गुलेरिया किसकी जासूसी कर रहा था। मयूर की नज़र पार्किंग लॉट में खड़ी एक छोटी सी कार पर थी। यह एक बड़ी साधारण सी हैचबैक कार थी। अनिका यह देखकर हैरान रह गई कि उस कार के अंदर रोहित और रिया बैठे थे। अनिका मन ही मन रोहित की सूझबूझ की दाद देने लगी। अगर रोहित अपनी सुपर लग्जरियस महंगी कार में रोज यहाँ तक आता तो कभी न कभी लोगों को यह पता चल ही जाता कि आखिर मास्क के पीछे छुपे इस इंसान की असलियत क्या है, और यह रिया की सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं होता। कार में बैठने के बाद भी रोहित और रिया ने मास्क पहन रखे थे। मयूर गुलेरिया झुक झुक कर कार की पिछली सीट पर देखने की कोशिश कर रहा था। मयूर गुलेरिया अपनी आइडल दीदी को कार के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दरअसल वह यह देखना चाहता था कि उसकी आइडल और ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी का असली चेहरा क्या था। शायद दीदी ने कार में बैठने के बाद अपना मास्क उतार दिया हो। इसी सोच के साथ मयूर चुपके से कार में बैठे दीदी को देखना चाहता था। जब रोहित कार पिलर के पास से ड्राइव करते हुए पार्किंग लॉट से बाहर निकल गया तब मयूर निराश हो गया। कार तेजी से मयूर के सामने से गुजर गई थी। टिंटेड ग्लास से मयूर साफ साफ कार के अंदर कुछ देख नहीं पाया। अपने आइडल का चेहरा देखने की मयूर की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। इस बात का मयूर को अफसोस था। मयूर को इस तरह की हरकतें करते हुए देखकर अनिका यह सोच सोचकर परेशान हो रही थी, आखिर कब तक उसकी असली आइडेंटिटी मयूर से छुपी रहेगी। मगर मयूर इसी तरह उसकी जासूसी करता रहा तो आज नहीं तो कल यह बात उसके सामने खुलकर आएगी कि अनिका गुलेरिया ही उसकी टीम पार्टनर थी और वहीं ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी थी। मयूर ने दीवार पर जोर से हाथ मारा। कुछ देर तक कार को बाहर जाते हुए देखने के बाद मयूर मुड़कर बस वापस चैंपियन सिंह रिंग की ओर जाने लगा। तभी मयूर ने ठीक अपने सामने अनिका को देखा। अनिका को वहां इस तरह देखकर मयूर चौंक गया। मयूर ने अनिका से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मयूर गुलेरिया अनिका को वहां देखकर चौंक गया था। जब मयूर ने अनिका से पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही थी तब अनिका ने बड़ी ही सफाई से कह दिया, बस यह देखने आई थी कि मेरी प्रोटेक्शन की ड्यूटी छोड़कर तुम यहाँ किसे प्रोटेक्ट करने आए हो? कौन था उस कार में? अनिका यह कहकर मयूर को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि अगर उसके मन में जरा सा भी शक है कि अनिका ही उसकी पार्टनर कंटेस्ट नंबर 324 है और अनिका ही ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी है तो वह शक दूर हो जाए। अनिका की बात सुनकर मयूर गुलेरिया ने अनिका से कहा, देखो, मेरी एक पर्सनल लाइफ ही है। तुम्हारी प्रोटेक्शन कर करके मैं थक गया हूँ। मैंने सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम घर पर ही रहो।
इस तरह बाहर घूमोगी तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। यह कहते हुए मयूर ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे अपनी कार की ओर ले जाने लगा। रास्ते में मयूर बड़बड़ा रहा था। मयूर की आवाज अनिका के कानों पर साफ साफ पड़ रही थी। मयूर कह रहा था, इस एक नौकरी की वजह से मेरी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ हमेशा के लिए तबाह हो गई है, सिर्फ इस लड़की की वजह से। अगर यह यहाँ इस तरह खुलेआम नहीं आई होती तो उस कार का पीछा करके मैंने पता लगा लिया होता कि जिसे मैं अपनी आइडल मानता हूँ वह दीदी कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, कौन है वह। मगर इसके यहाँ आने से मेरी पूरी प्लानिंग चौपट हो गई। अनिका को अपनी गाड़ी के पास लाकर मयूर ने अनिका से ऊंची आवाज में कहा, बैठ जाओ इस गाड़ी में। तुम्हें पता नहीं है यह दिल्ली है, कोई छोटा शहर नहीं है। यहाँ जितने अनजान चेहरे हैं उतनी ही जानी पहचानी निगाहें हैं जो तुम पर इस वक्त गड़ी होगी। खतरा कब कहाँ से आएगा यह कहना तो मेरे लिए भी मुश्किल है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि कब किस वक्त क्या हो जाएगा यहाँ। अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए मयूर ने अनिका से पूछा, तुम कैसे आई हो यहाँ पर? अनिका ने कहा, जो कार मुझे आकाश ने दी है उसी कार में आई हूँ। मयूर ने यहाँ वहाँ देखने के बाद अनिका से कहा, ठीक है, तुम चुपचाप अपनी गाड़ी से गुलेरिया हाउस की तरफ बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। अनिका अपनी कार की ओर जाने लगी। मयूर अच्छी तरह से चारों ओर देखकर यह कंफर्म कर रहा था कि कहीं कोई अनिका का पीछा तो करते हुए यहाँ तक नहीं पहुँचा था। जब उसे इस बात की तसल्ली हो गई कि कोई अनिका का पीछा नहीं कर रहा था, तब अनिका की कार के पीछे पीछे मयूर अपनी कार चलाने लगा। कुछ ही देर में अनिका और मयूर गुलेरिया हाउस पहुंचे। जिस तरह से पूरे राष्ट्रीय मयूर अनिका का पीछा कर रहा था, अनिका को मन ही मन मयूर पर हंसी आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका को दिल्ली के किससे खतरा हो सकता था। उसी वक्त अनिका को अपनी माँ की वह बात याद आई कि खतरा हमेशा अनिका के आस पास रहेगा, उसे हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। गुलेरिया हाउस पहुंचते ही अनिका अपने बेडरूम में जाकर फ्रेश होकर आर्यन के साथ सो गई। दिन बहुत लंबा और टेंशन से भरा हुआ था, इसलिए वह बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गई। सुबह जब अनिका की आंख खुली तब उसके कानों पर किसी की रोने की आवाज पड़ने लगी। अनिका हैरानी से अपने बिस्तर पर बैठ गई। सुबह के 11 बजे थे। आर्यन भी स्कूल जा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह रोने की आवाज किसकी थी। इससे पहले कि वह अपनी बालकनी में जाकर नीचे देखती, अनिका के बेडरूम के दरवाजे पर कोई जोर जोर से नॉक करने लगा। जब अनिका ने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला तो वह यह देखकर हैरान हो गई कि सामने कुछ पुलिस कांस्टेबल और एक लेडीज पुलिस ऑफिसर खड़ी थी। लेडीज पुलिस ऑफिसर ने अनिका से पूछा, क्या आप ही मिस अनिका गुलेरिया हैं? अनिका ने जवाब में हाँ में अपना सर हिला दिया। उस लेडी ऑफिसर ने कहा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया गया है। यह चार्ज सुनकर अनिका हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लेडी ऑफिसर क्या कह रही थी। अनिका ने किसी को मारने की कोशिश की हो यह बात सरासर झूठी थी। हैरान अनिका ने ऑफिसर से पूछा, यह क्या कह रही हैं आप? मैंने किसी का मर्डर करने की कोशिश की है, यह सरासर झूठ है। उस लेडी ऑफिसर ने अनिका को अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा दिखाते हुए कहा, देखो मैडम, सीधी तरह से हमारे साथ चलिए, वरना हम आपको जोर जबरदस्ती करके भी पुलिस स्टेशन ले जा सकते हैं। आप पर इल्जाम लगाया गया है कि आपने एक बूढ़े आदमी को जान से मारने की कोशिश की है। आज सुबह सुबह आपके सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाला एक बूढ़ा आदमी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। हमें पता चला है कि आप ही ने उसे ट्रीटमेंट दी थी, जिसकी वजह से वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनने लगा है। और विदाउट लाइसेंस किसी पेशेंट को ट्रीट करना यह कानूनन अपराध है, इसलिए आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया गया है। उस आदमी को हॉस्पिटल भेज दिया गया है, मगर वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। अब आप पुलिस स्टेशन चलकर अपना जुर्म कबूल कर लीजिए, वरना हमें और भी तरीके आते हैं। लेडी इंस्पेक्टर की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अपने ऊपर लगे चार्ज से ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि बूढ़े बाबा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे, मगर अनिका ने उन्हें जो भी ट्रीटमेंट दी थी वह पूरी तरह से सेफ थी। एक दिन पहले जब अनिका ने बूढ़े बाबा की नब्ज चेक की थी तब वह पूरी तरह से ठीक थे। फिर अचानक उन्हें क्या हो गया था, यह बात अनिका की समझ से बाहर थी। अनिका ने लेडीज इंस्पेक्टर से कहा, मैं अभी उन्हें हॉस्पिटल मिलने जाती हूँ।
जैसे ही अनिका अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेडीज कांस्टेबल ने उसे रोक लिया और लेडी ऑफिसर ने अपनी कमर पर टंगी बंदूक पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी मिस, आप कहीं नहीं जा सकती। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमें प्लीज वो कोऑपरेट कीजिए, वरना हमें मजबूरन आपको अरेस्ट करके ले जाना होगा। इससे पहले कि अनिका उस लेडीज इंस्पेक्टर से कुछ और बात करती, लेडीज इंस्पेक्टर ने हथकड़ी निकालते हुए कहा, आपको जो कुछ भी कहना है हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलकर कहिएगा। अनिका जानती थी कि अब लेडीज इंस्पेक्टर के साथ आर्गुमेंट करने का कोई फायदा नहीं था। अनिका ने लेडी ऑफिसर से कहा, क्या मैं अपने कपड़े बदल लूं? लेडी ऑफिसर ने देखा कि अनिका अभी भी नाइट ड्रेस में ही थी, इसलिए अनिका को परमिशन देते हुए लेडी इंस्पेक्टर ने हाँ में अपना सर हिला दिया और कहा, ठीक है, आप चेंज कर लीजिए, हम यहीं बाहर आपका वेट कर रहे हैं। लेडी ऑफिसर की परमिशन मिलते ही अनिका ने अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया और अपना फ़ोन निकालकर राजलक्ष्मी को मैसेज कर दिया कि वह जल्द से जल्द दिल्ली आ जाए। अनिका ने मैसेज में राजलक्ष्मी से यह भी कहा कि वह किसी भी तरह उस हॉस्पिटल का पता लगाए जहां बूढ़े बाबा को एडमिट किया गया था और हॉस्पिटल में डॉक्टर से कह दे कि वह किसी भी तरह उनकी कंडीशन पर नज़र बनाए रखे और उनका खास ध्यान रखा जाए। कुछ देर अपने कमरे में यहाँ वहाँ घूमने के बाद अनिका ने श्रेया को फ़ोन लगाया और कहा कि आज वहीं आर्यन को स्कूल से अपने साथ अपने घर ले जाए। अनिका जानती थी कि अगर आर्यन गुलेरिया हाउस स्कूल के बाद लौटा तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आर्यन को पता चल गया कि उसकी मॉम को पुलिस स्टेशन ले गया है तो वह बहुत परेशान हो जाएगा और वह नहीं चाहती थी कि नन्हे से आर्यन के मन पर किसी भी तरह की कोई निगेटिव बात का असर करे। चेंज करने के बाद अनिका लेडीज ऑफिसर के साथ पुलिस स्टेशन जाने लगी। जब लेडीज ऑफिसर और कुछ लेडीज कांस्टेबल अनिका को लेकर गुलेरिया हाउस से बाहर निकल रहे थे, तभी अनिका का रास्ता रोकते हुए व्योमा ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था अनिका, मगर तुमने अपनी जीत नहीं छोड़ी। मैंने कहा तुमने से इस तरह से इलाज करोगी तो बूढ़े बाबा की जान खतरे में पड़ सकती है, मगर तुमने अपनी जीत नहीं छोड़ी। अब देखो, तुम्हारी दी हुई ट्रीटमेंट की वजह से बूढ़े बाबा हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहे हैं। व्योमा की इस बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, मैंने भी तुमसे पहले ही कहा था कि मैं उनका सही इलाज कर रही हूँ। जब लेडी ऑफिसर अनिका को आगे ले जाने लगी तब फिर से व्योमा ने अनिका का रास्ता रोककर कहा, मगर तुम बिल्कुल चिंता मत करना अनिका, तुम गुलेरिया परिवार की हिस्सा हो और गुलेरिया परिवार तुम्हें किसी भी हालत में इस केस से बाहर निकालेगा और फिर तुम तो बहुत जल्द मारवा परिवार से भी जुड़ने वाली हो। रोहित भी तुम्हें बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा रोहित। पुलिस के सामने यह सारी बातें करके व्योमा यह जताना चाहती थी कि अनिका ने बहुत बड़ा क्राइम हो गया था, मगर गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार अपने कनेक्शन लगाकर किसी भी तरह से अनिका को इस केस से बाहर निकालेंगे। अनिका ने बड़े ही कैजुअली जवाब देते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे पुलिस खुद ही छोड़ देगी। आज तक उस लेडी ऑफिसर ने जितनी भी अरेस्ट की थी उन सब में सबसे एक चीज कॉमन देखी थी, पकड़ा जाने वाला शख्स हमेशा ही रोता था और गिड़गिड़ाता था, मगर अनिका के चेहरे पर टेंशन का नामो निशान नहीं था। अनिका को बड़ी ही कैजुअली बात करते हुए देखकर शारदा से भी रहा नहीं गया। शारदा ने आगे आकर पुलिस के सामने अनिका से कहा, देखिए मिस अनिका, यह सब कुछ आपकी ही वजह से हुआ है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वह बूढ़ा पागल कोई लवारिस नहीं था। करण साहब ने खुद उसे घर में रहने की जगह दी थी। अगर उसे कुछ हो गया जो करण साहब तो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आप ही की दी हुई ट्रीटमेंट से यह हालत हुई है उनकी। शारदा की यह बात सुनकर घर के नौकर चाकर भी बहुत उदास हो गए। उन्हें मन ही मन यह फील होने लगा था कि अनिका कोई परवाह नहीं थी कि बूढ़े बाबा जिए या मरे, उसे बस अपनी काबिलियत साबित करनी थी, जिसमें वह अगर नाकाम हो गई तो बस एक गरीब की जान जाएगी, और एक गरीब की जान की कीमत अनिका की नज़रों में कुछ नहीं थी। सारे नौकर मन ही मन अनिका को कोसने लगे थे। नौकरों को उदास देखकर लेडी ऑफिसर ने नौकरों से पूछा, क्या आप लोगों ने मिस अनिका को बूढ़े बाबा की ट्रीटमेंट करते हुए देखा है? नौकरों के बीचों बीच बूढ़े बाबा का केयर टेकर खड़ा था। वह अपना सर झुकाए चुपचाप सारा तमाशा देख रहा था। वैसे तो गुलेरिया हाउस में पुलिस के आते ही उसे आकाश को कॉल करके सब कुछ बता देना चाहिए था। आकाश गुलेरिया किसी भी तरह अनिका की अरेस्ट रुकवा सकता था,
मगर केयर टेकर ने जानबूझकर अब तक यह बात आकाश गुलेरिया से छुपाई थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसके मन में भी अनिका के लिए काफी नफरत पैदा हो गई थी। बार बार मना करने पर भी अनिका ने अपनी ट्रीटमेंट जारी रखी थी और जिसकी वजह से आज बूढ़े बाबा की यह हालत थी। एक के बाद एक नौकर भी पुलिस के सामने आकर अनिका के बारे में बातें करने लगे। एक नौकर ने लेडी इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहिबा, हम लोगों ने कितनी बार मना किया है कि इस तरह की खतरनाक ट्रीटमेंट ना करें। हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ, क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं? गुलेरिया परिवार में हम सभी नौकर को हमेशा ही परिवार की तरह समझा गया था। व्योमा बेबी भी हमारी बहुत इज्जत करती हैं, मगर इस मैडम के आने के बाद हमें ऐसा लगने लगा है कि जैसे हमारी जान की तो कोई कीमत ही नहीं है। दूसरे नौकर ने हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल सच बात है, हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है उन्हें उस बूढ़े बाबा के ऊपर प्रयोग करते हुए। क्या इंसान और चूहों में कोई फर्क नजर नहीं आता इन्हें? हमें तो शौक है कि यह डॉक्टर है भी या नहीं। सभी नौकरों ने केयर टेकर से कहा कि वह भी जो कुछ भी हुआ है वह इंस्पेक्टर साहिबा को साफ साफ बताएं। केयर टेकर ने धीरे से अपनी गर्दन ऊंची करते हुए लेडीज इंस्पेक्टर से कहा, ये पिछले कुछ दिनों से यह मैडम तरह तरह की सुइयां उनके सर में और उनकी गर्दन में चुभा रही थी। मैंने कई बार पूछा कि यह क्या ट्रीटमेंट करना सेफ होगा, मगर इन्होंने किसी भी बात नहीं सुनी। आज सुबह जब मैंने उन बूढ़े बाबा के कॉटेज में गया तो वह अपने बिस्तर पर धीरे धीरे सांसें ले रहे थे और उनके मुंह और उनके नाक से खून बहने लगा था। किसी तरह हमने उन्हें हॉस्पिटल भिजवा दिया। अब पता नहीं उसके आगे उनके साथ क्या होगा। केयर टेकर यह बात सुनते ही लेडीज इंस्पेक्टर का चेहरा भी गुस्से से लाल होने लगा। लेडी इंस्पेक्टर ने बड़ी ही कड़क आवाज में कहा, ले जाओ इसे पुलिस स्टेशन। अनिका को ले जाने के बाद थोड़ी ही देर में आकाश गुलेरिया ऑफिस से घर वापस आया। आकाश को ऑफिस में यह खबर हो गई थी कि अनिका को पुलिस स्टेशन इंटेरोगेशन के लिए ले जाया गया है, इसलिए वह सारी मीटिंग कैंसिल करके तुरंत घर वापस आ गया। कार से उतरते ही आकाश ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए सिक्योरिटी के हेड को हॉल में बुलाया। आकाश की आवाज सुनकर सारे लोग फिर से हॉल में जमा हो गए। सिक्योरिटी हेड को अंदर आता हुआ देखकर आकाश ने भारी आवाज में कहा, गुलेरिया हाउस के गेट के अंदर पुलिस कैसे दाखिल हुई? आखिर तुमने उन्हें आने कैसे दिया विदाउट वारंट? सारे नौकर और सिक्योरिटी गार्ड भी खामोश होकर आकाश को देखते रहे। सभी के मन में अनिका के लिए नफरत थी। सिक्योरिटी गार्ड तक भी यह बात पहुंच गई थी कि अनिका ने एक गरीब को जानबूझकर अपने ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से इस वक्त वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा था। जब आकाश ने देखा कि सिक्योरिटी हेड अपना सर झुकाकर खामोश खड़ा था, तो फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए आकाश ने सिक्योरिटी हेड से पूछा, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सारे नौकर घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। वह यह नहीं चाहते थे कि सिक्योरिटी हेड को बिना वजह आकाश नौकरी से निकाल दे। सभी जानते थे कि सिक्योरिटी हेड ने जानबूझकर पुलिस को अंदर आने दिया था ताकि बूढ़े बाबा के साथ हुई नाइंसाफी का बदला लिया जा सके और पुलिस गुनहगार को पकड़कर सजा दे। इस वक्त सबकी नजर में अनिका बूढ़े बाबा की इस हालत के लिए जिम्मेदार थी। जब केयर टेकर ने देखा कि सिक्योरिटी हेड कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, तब उसने सामने आकर आकाश से कहा, छोटे मालिक, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। हम सब भी दरअसल यही चाहते थे कि गुनहगार को सजा मिले। जो कुछ भी उस बूढ़े बाबा के साथ हुआ था वह गलत हुआ है, मगर फिर भी आपको लगता है कि हम लोगों से कोई गलती हुई है तो आप उसकी सजा मुझे दे सकते हैं। केयर टेकर पिछले कई महीनों से बूढ़े बाबा की देखभाल कर रहा था और आज सुबह जब केयर टेकर ने उनकी ऐसी हालत देखी तो उसके मन में अनिका के लिए बहुत नफरत पैदा हो गई थी। आकाश सारे नौकरों के इमोशंस अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने अपने दोनों हाथ जेब में डाल दिए और सिर झुकाकर इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता सोचने लगा। नौकर की बात से आकाश को इतना पता चल चुका था कि अनिका की गलती की वजह से बूढ़े बाबा की ऐसी हालत हुई थी, मगर अनिका गुलेरिया परिवार का हिस्सा थी। अनिका को इस सिचुएशन से बाहर निकालना आकाश की जिम्मेदारी थी, स्पेशली तब करण गुलेरिया घर पर मौजूद नहीं थे और खुद वो अस्पताल में क्रिटिकल कंडीशन में थे। आकाश को देखते ही शारदा तेजी से चलकर आकाश के पास आई और कहने लगी,
आकाश बाबा प्लीज आप कुछ कीजिए, बड़े मालिक को बहुत लगाव था उस बूढ़े पागल से, अगर उसे कुछ हो गया तो बड़े मालिक को बहुत दुख होगा। शारदा की बातों से कहीं न कहीं अनिका की कोई जिक्र नहीं था। व्योमान ने जब शारदा की बात सुनी तो वह भी आकाश के पास आकर कहने लगी, हमें बूढ़े बाबा के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, मगर साथ साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अनिका को पुलिस पकड़कर ले जा चुकी है। हमें किसी भी हालत में अनिका को बचाना होगा। व्योमा की ऐसी बातें सुनकर नौकरों के दिल में व्योमा के लिए इज्जत और भी बढ़ने लगी थी। तभी व्योमा की बात का जवाब देते हुए शारदा ने कहा, इस वक्त हमारा सारा ध्यान उस आदमी को बचाने में होना चाहिए। अगर अनिका ने गुनाह किया है तो उसे सजा भी जरूर मिलेगी। बड़े मालिक करण गुलेरिया भी अगर यहाँ होते तो यही करते। उन्होंने कभी भी गलत काम में किसी का साथ नहीं दिया, चाहे वह कोई भी हो। आकाश भी यह बात अच्छी तरह से समझता था, मगर उसे किसी भी हालत में अनिका को भी प्रोटेक्ट करना था। आकाश ये बात भी अच्छी तरह जानता था कि अगर अनिका करण गुलेरिया की सगी बेटी भी होती तब भी इस तरह का गुनाह करने पर वह उसे माफ नहीं करते। अभी आकाश के मन में यह सारी बातें चल ही रही थी कि अचानक उसका फोन बजने लगा। जब आकाश ने फोन की स्क्रीन पर देखा तो कुछ देर के लिए आकाश की आंखें फोन स्क्रीन पर जम गई। आकाश के फोन पर एक ऐसा नंबर फ्लैश हो रहा था जिस नंबर को आकाश ने सालों से अपने दिलो दिमाग से याद रखा था। जब आकाश ने कॉल उठाया तो सामने से घबराई हुई श्रेया की आवाज आकाश के कानों पर पड़ी। श्रेया ने आकाश से कहा, मिस्टर गुलेरिया, अनिका ठीक तो है ना? मैं दरअसल स्कूल में हूँ। मैंने अपना फ़ोन स्टाफ रूम में के लॉकर में रखा था। जब मैंने ब्रेक में अपना फ़ोन चेक किया तब अनिका का मैसेज पड़ा था। वह ठीक तो है ना? मैसेज पढ़ने के बाद मैं काफ़ी देर से उसका फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, मगर उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। श्रेया की घबराई हुई आवाज़ सुनकर आकाश ने अपनी आंखें झुका ली। आकाश को अब तक पूरे मामले के बारे में जितनी भी जानकारी थी वह सारी जानकारी आकाश ने श्रेया के साथ शेयर कर दी। आकाश की बातों को सुनने के बाद श्रेया ने बड़ी कॉन्फिडेंटली आकाश से कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अनिका को। वह एक बहुत ही काबिल और रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर है। उसके हाथों से ऐसी कोई गलती हो ही नहीं सकती। यह सब कुछ झूठ है। देखिए मिस्टर गुलेरिया, आपको किसी भी तरह मेरी फ्रेंड को बचाना होगा, प्लीज। अनिका को बचाने के लिए श्रेया आकाश के सामने लगभग गिड़गिड़ाने लगी थी। श्रेया को इस तरह मदद मांगती हुए देखकर आकाश को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। श्रेया के मन में आकाश की छवि ऐसी होगी यह आकाश ने कभी सोचा नहीं था। क्या श्रेया यह समझती थी कि आकाश ऐसा इंसान था जो अपनी बहन को मुसीबत के वक्त भी मदद नहीं करेगा? जब श्रेया ने देखा कि कुछ देर तक आकाश फोन पर बिल्कुल खामोश था, तब लगभग रोती हुई आवाज में श्रेया ने आकाश से कहा, मिस्टर गुलेरिया, अगर आप मेरी दोस्त को इस मुसीबत से निकालेंगे तो मैं वादा करती हूँ कि आपकी बेटी को मैं जरूर डांस सिखा दूंगी। श्रेया जानती थी कि अपनी फ्रेंड की सलामती के बदले वह आकाश गुलेरिया को और कुछ ऑफर नहीं कर सकती थी। आकाश के पास ऊपर वाले ने सब कुछ दिया था, मगर अपनी दोस्त को बचाने के लिए इस वक्त श्रेया को जो कुछ भी सूझा उसने फोन पर आकाश से कह दिया। श्रेया के मुंह से ऐसी बात सुनकर आकाश और ज्यादा हर्ट हो गया, मगर उसने इमोशंस को दबाते हुए श्रेया से कहा, फिक्र मत करो, अनिका को कुछ नहीं होगा। यह कहते हुए आकाश ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर आकाश गुलेरिया हाउस के हॉल में यहाँ वहाँ चलकर काटते हुए कुछ सोचने लगा। सारे नौकर चाकर, व्योमा, शारदा, सभी को आकाश के फैसले का इंतजार था। शारदा को यकीन था कि इस बार आकाश जरूर अनिका को उसके किए की सजा उसे देगा। आकाश ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया। कॉल कनेक्ट होते ही आकाश ने फोन पर किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, अभी इसी वक्त अनिका की बेल करवाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। आई वांट हर आउट ऑफ द पुलिस स्टेशन राइट नाउ। आकाश गुलेरिया की यह बात सुनकर घर के सारे नौकर चाकर, सिक्योरिटी गार्ड, शारदा, सभी लोग हताश हो गए। व्योमा भी नजरें नीची करके आकाश की ओर देखने लगी। इस बार व्योमा को लगा था कि जरूर आकाश अनिका का साथ नहीं देगा, मगर जब आकाश ने अनिका को बेल दिलवाने की बात की तब व्योमा खुद को हारा हुआ महसूस करने लगी। उसे बार बार इस बात का एहसास हो रहा था कि शायद वह अनिका की जगह इस सिचुएशन में होती तो आकाश ने उसकी मदद नहीं की होती, क्योंकि अनिका का आकाश के साथ खून का रिश्ता था। इसलिए आकाश अनिका के लिए यह सब कुछ कर रहा था। लगभग आधे घंटे तक सभी लोग उसी तरह खामोश गुलेरिया हाउस के हॉल में एक दूसरे को देखते रहे। आकाश एक रेसलिंग चेयर पर बैठकर अपनी नजर नीचे झुकाए कुछ सोच रहा था।
तभी आकाश की ऑफिस से एक आदमी दौड़ता हुआ गुलेरिया हाउस में आया और आकाश के पास आकर कहने लगा, आई एम सॉरी सर, मैं मिस अनिका को जमानत से नहीं छुड़वा पाया। यह बात सुनते ही आकाश अपनी जगह से खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में उस आदमी से कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा, जमानत नहीं करवा पाया? आखिर हमारी लीगल डिपार्टमेंट की टीम क्या कर रही है? सालों साल करोड़ों रुपए खर्च करता हूं मैं हमारे लीगल डिपार्टमेंट पर। क्या यह दिन देखने के लिए कि गुलेरिया परिवार के किसी मेंबर पर मुसीबत आए और आप उसकी कोई मदद न कर पाओ? आकाश की फटकार सुनकर वह आदमी घबरा गया था। अटकती हुई आवाज में उस आदमी ने आकाश गुलेरिया से कहा, आकाश सर, यकीन मानिए मैंने हमारा सारा फोर्स, हमारी सारी ताकत लगा दी मिस अनिका को बेल दिलवाने के लिए, मगर मुझे लगता है कि कोई और पावरफुल लोग भी इस केस के पीछे पड़े हैं, जो पहले से जानते थे कि हम हमारे कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके मिस अनिका को बेल दिलवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने भी अपनी सारी ताकत लगाकर मिस अनिका की बेल रुकवा दी है। उस आदमी की बातें आकाश क्लियरली समझ नहीं पा रहा था। आकाश का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। आकाश ने चिल्लाते हुए उस आदमी से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। घबराया हुआ आदमी जवाब देने लगा, सर, मिस अनिका को अब किसी भी आम इंसान की तरह इस केस में ट्रीट किया जाएगा। इंटेरोगेशन होगा, जांच होगी, पूछताछ होगी, इसके बाद एक चार्जशीट फाइल होगी जिसके मुताबिक कोर्ट में केस दर्ज होगा, और उसके बाद की प्रोसीजर तो आप जानते ही हो। अगर मिस अनिका गिल्टी हुई तो उन्हें सजा होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आदमी की बात सुनकर आकाश परेशान होकर कुछ सोचने लगा। उस आदमी ने धीमी आवाज में आकाश से कहा, सर, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। अपने आदमी की बात सुनते ही आकाश उसे ध्यान से देखने लगा। अनिका को बचाने के लिए आकाश पूरा जोर लगा देना चाहता था। उस आदमी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, अगर वह बूढ़े बाबा अस्पताल में रिकवर हो जाते हैं तब यह केस मर्डर का नहीं बनेगा। हम आसानी से मिस अनिका को बचा पाएंगे। लेकिन अगर उस बूढ़े बाबा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया तब मिस अनिका को बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा मतलब है, अगर हमें मिस अनिका को बचाना है तो सबसे पहले उस बूढ़े बाबा को बचाना होगा। आकाश के मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर दिल्ली शहर में गुलेरिया परिवार से ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता था जो अनिका की बेल रुकवाने की ताकत रखता हो। यह बात सभी जानते थे कि गुलेरिया परिवार से अगर कोई ज्यादा ताकतवर खानदान दिल्ली में था तो वह था मारवा परिवार था। मगर रोहित मारवा के होते हुए मारवा परिवार में कोई अनिका के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फिर कौन हो सकता था वह जिसने अनिका की बेल रुकवाई हो? तभी अचानक आकाश को एक नाम याद आया। उस नाम के बारे में आकाश और ज्यादा कुछ सोचता उससे पहले घर के एक नौकर ने आकाश से कहा, सर, अस्पताल से फोन आया था, वह आपको अस्पताल बुला रहे हैं। नौकर के मुंह से यह बात सुनते ही आकाश अपने लीगल डिपार्टमेंट के उस आदमी के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गया। आकाश ने पहले से हॉस्पिटल में फोन करके बता दिया था कि उस बूढ़े बाबा के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट का इंतजाम किया जाए और बेस्ट डॉक्टरों को उनकी देखरेख के लिए अपॉइंट किया जाए। जैसे ही आकाश हॉस्पिटल पहुंचा, अटेंडिंग डॉक्टर ने आकाश से कहा, देखिए आकाश सर, पेशेंट की कंडीशन हर गुजरते पल के साथ डिटेरिएटेट होती जा रही है। उनकी नसों को बहुत नुकसान पहुंचा है, मुंह से और नाक से खून बह रहा है और वह क्यों बह रहा है इसका कारण डायग्नोज नहीं हो पा रहा है। इस बात पर भड़कते हुए आकाश ने कहा, व्हाट डू यू मीन कि तुम डायग्नोज नहीं कर पा रहे हो? आफ्टर ऑल यू गाइज आर द फिनेस्ट डॉक्टर ऑफ द टाउन। क्या आप लोगों ने ऐसा केस पहले कभी हैंडल नहीं किया? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, नहीं सर, ऐसा केस हमने पहले कभी नहीं अटेंड किया, मगर ऐसे ही एक केस के बारे में हमने सुना जरूर था। एक औरत थी जिसकी नाक और मुंह से खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा था और सारे डॉक्टर ब्लड फ्लो की असली वजह डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे। तभी डॉक्टर अमृता ने उस औरत को बचाया था। डॉक्टर अमृता का नाम सुनते ही आकाश ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और अपनी उंगलियों से अपने फोरहेड को मसलती हुए अपने सेक्रेटरी से कहा, किसी भी हालत में डॉक्टर अमृता को कांटेक्ट करो, अभी के अभी। आकाश ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि डॉक्टर अमृता को कांटेक्ट करो, अभी के अभी। आकाश की जिंदगी में बार बार यह नाम उसके सामने आ रहा था। अपने अंकल करण गुलेरिया को बचाने के लिए आकाश को डॉक्टर अमृता की जरूरत थी और आज अपनी बहन अनिका को बचाने के लिए भी आकाश को डॉक्टर अमृता की जरूरत थी। अटेंडिंग डॉक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, डॉक्टर अमृता ने जब कुछ साल पहले उस औरत का ऑपरेशन किया था
तब डॉक्टर अमृता ने कहा था कि शायद किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से ऐसा हुआ था। मेरे ख्याल में अगर डॉक्टर अमृता इनकी सर्जरी करे तो शायद 1% इनके बचने का चांस है, वरना आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी टू से वी आर यूजिंग ऑल ओवर होप ऑन द फ्लोर पिलो। आकाश ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि किसी भी कीमत पर डॉक्टर अमृता को सर्जरी के लिए हॉस्पिटल बुलाया जाए। जब आकाश का आदमी डॉक्टर अमृता को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, तभी आकाश ने अपने सारे कांटेक्ट लगाकर शहर के बेस्ट डॉक्टर की टीम को हॉस्पिटल बुला लिया। सारे डॉक्टर बूढ़े बाबा की रिपोर्ट देकर आपस में डिस्कस करने लगे। हर डॉक्टर ने अपना नजरिया सामने रखा। आकाश को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मगर आकाश बड़े ही ध्यान से सारे डॉक्टर की डिस्कशन सुनने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टरों को अकेला छोड़ते हुए आकाश ने पुलिस स्टेशन फोन लगाया। आकाश जानना चाहता था कि आखिर किसने अनिका की बेल रुकवाई थी। पुलिस स्टेशन पर मौजूद आकाश के आदमियों ने आकाश को बताया कि वह अब तक उस इंसान का पता नहीं लगा पाए जो इन सबके पीछे था, मगर वह अपनी पूरी ताकत लगाकर जल्द से जल्द पता लगाएंगे कि आखिर अनिका की बेल रुकवाने में किसका हाथ था। उसने आदमी का फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद अचानक ही आकाश के मन में एक ख्याल आया। अगर अरेस्ट होने से पहले अनिका ने श्रेया को सारी बातें बताई थी तो जरूर अनिका ने रोहित को भी इन्फॉर्म किया होगा। पर आकाश ये भी जानता था कि जो डॉक्टर अमृता आकाश गुलेरिया और उसके टीम मेंबर्स के हजारों मेल का जवाब नहीं दे रही थी, उसने जरूर रोहित मारवा बुला सकता था। आकाश अच्छी तरह जानता था कि देश का बड़े से बड़ा डॉक्टर रोहित मारवा की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए डॉक्टर अमृता को बूढ़े बाबा की ट्रीटमेंट के लिए बुलाने में आकाश को रोहित की मदद की जरूरत थी। आकाश ने अपने फोन से रोहित मारवा का नंबर मिलाया। तभी आकाश फोन पर टाइप करके रोहित को कॉल लगाने की ही वाला था कि सामने से उसे व्योमा आती हुई दिखाई दी। व्योमा ने आते ही आकाश से पूछा, क्या हुआ बाबा, अब कैसे हैं? आकाश की रिएक्शन से व्योमा को पता लग चुका था कि बाबा की तबीयत को लेकर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं थी। व्योमा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अब क्या करेंगे आकाश? अगर डैड को बाबा की कंडीशन के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। यह सारी बात सुनकर आकाश का टेंशन भी बढ़ने लगा था, मगर वह किसी तरह अपने आप को संभालते हुए था। आकाश ने धीमी आवाज में व्योमा से कहा, तुम एक काम करो, रोहित मारवा को कॉल लगाकर यह सारी बातें बताओ। उससे कहो कि अनिका को पुलिस ले गई है और उससे कहो कि बूढ़े बाबा को बचाने के लिए हमें डॉक्टर अमृता को कांटेक्ट करना होगा। आकाश को अभी भी अनिका की चिंता हो रही थी। यह देखकर व्योमा के चेहरे पर फिर से मायूसी छा गई। आकाश फोन पर किसी से बात करता हुआ यहाँ से वहां चला गया। व्योमा ने अपनी पर्स से फोन निकाला और रोहित का प्राइवेट नंबर डायल किया। व्योमा को लगा शायद अब रोहित उसका कॉल नहीं उठाएगा, मगर रोहित ने कुछ ही रिंग के बाद ही व्योमा का कॉल उठा लिया। व्योमा के लिए यह एक प्लेजेंट सरप्राइज थी। जैसे ही रोहित ने कॉल उठाया, व्योमा ने बड़ी ही धीमी और सॉफ्ट आवाज में रोहित से कहा, हेलो रोहित, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। बात जरा अर्जेंट थी इसलिए तुम्हें फोन लगाया। रोहित ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, बताओ व्योमा, क्या काम है? रोहित की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उसने बस एक फॉर्मेलिटी के लिए व्योमा का कॉल उठाया था। व्योमा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, अनिका को पुलिस पकड़कर ले गई है। दरअसल बात यह है कि अनिका ने हमारे घर में रहते हुए एक पागल बुढ़े पर ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ एक्सपेरिमेंट की थी। उसी ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट हुई है उस पेशेंट पर और अब वह क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटलाइज्ड है। जैसे ही व्योमा ने यह बात रोहित को बताई, रोहित ने बिना एक सेकंड गवाए अर्जेंसी से व्योमा से पूछा, उस बूढ़े बाबा की तबीयत कैसी है अब? व्योमा ने जवाब देते हुए कहा, हमारी पूरी की पूरी मेडिकल टीम उसके इलाज में जुटी हुई है। मगर इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, रोहित ने व्योमा से कहा, ठीक है, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। यह कहते हुए रोहित ने फोन काट दिया। व्योमा इस बात को लेकर हैरान थी कि बिल्कुल आकाश की तरह रोहित ने भी बूढ़े बाबा की तबीयत पूछने के बाद सबसे पहले अनिका को बेल दिलवाने की बात सोची। व्योमा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है अनिका में जो लोग ऐसा काम करने पर भी उसे बचाने के लिए अपनी जी जान लगा रहे थे। व्योमा की आंखों में अनिका के लिए नफरत अब जहर बनने लगा था। वहीं हॉस्पिटल कॉरिडोर में कुछ दूरी पर आकाश किसी से फोन पर ऊंची आवाज में बात कर रहा था। यह क्या कह रहे हो तुम? आर यू श्योर अबाउट दिस? क्या उसी ने अनिका की बेल रुकवाई है? कुछ देर तक सामने वाले की बात सुनने के बाद आकाश ने कहा, मगर यह इंस्पेक्टर अब्बास आखिर चाहते क्या हैं? वह हाथ धोकर अनिका के पीछे क्यों पड़ गए हैं?
अनिका की बेल रुकवाकर आखिर उन्हें क्या मिलेगा? फिर कुछ देर आकाश ने सामने वाले की बात सुनने के बाद आकाश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इंस्पेक्टर अब्बास चाहते क्या थे। आकाश के आदमी ने फोन पर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इंस्पेक्टर अब्बास ने खुला ऑर्डर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए अनिका की बेल नहीं होनी चाहिए। उन्हें इस बात का डर है कि बेल मिलते ही शायद अनिका शहर छोड़कर भाग जाएगी। आकाश के आदमी ने फोन पर कहा, सर मुझे अभी पता चला है कि इंस्पेक्टर अब्बास ने यह ऑर्डर पास करवाए हैं कि मिस अनिका से रिलेटेड कोई भी बात हो उसे वह खुद ही हैंडल करेंगे। उनके पास स्पेशल परमिशन है। अनिका के लिए ऐसी बातें सुनकर आकाश की हैरानी और परेशानी बढ़ने लगी थी। अक्सर ऐसे ऑर्डर्स उन क्रिमिनल्स के लिए दिए जाते थे जिनकी क्राइम में लंबी चौड़ी हिस्ट्री रही हो, जैसे कि मर्डरर्स और गैंगस्टर्स। आकाश खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में आई उसकी यह नई बहन का असली चेहरा क्या था और इंस्पेक्टर अब्बास इस तरह से क्यों अनिका के पीछे पड़ गए थे। पुलिस स्टेशन में अनिका को इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर बिल्कुल अंधेरे में बिठाया गया था। इन्वेस्टिगेशन रूम की दीवारें भारी लोखंड से बनी हुई थी। वेंटिलेशन की कमी के कारण अनिका को काफी क्लास्ट्रोफोबिक महसूस हो रहा था। जब भी अनिका क्लास्ट्रोफोबिक महसूस करती थी वह अपनी आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करती थी। इस बार भी उसने वही किया। हल्की रोशनी में लेडी इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल अनिका का बिहेवियर देख रहे थे। लेडी इंस्पेक्टर ने अनिका से कहा, क्या आप अपना जुर्म कबूल करती हैं कि आप ही ने उस बुजुर्ग की जान लेने की कोशिश की है? देखिए, कन्फेशन से आपकी काफ़ी तकलीफें आसान हो जाएंगी। अनिका ने अपनी आंखें बंद रखी और डीप ब्रीथिंग करना जारी रखा। अनिका का ऐसा रिएक्शन देखकर लेडी इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल को हैरानी से देखने लगी। अनिका के सामने रखे टेबल पर जोर से डंडा पटकते हुए लेडी इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए मिस अनिका, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप चुप क्यों हैं। आप बस यहाँ टाइम वेस्ट करना चाहती हैं ताकि गुलेरिया परिवार से कोई लायर यहाँ आकर आपकी बेल करवा ले। लेडी इंस्पेक्टर और बाकी कांस्टेबल के मन में अनिका के लिए बेहद नफरत थी। उनके मन में अनिका एक ऐसी रईस खानदान की बिगड़ी हुई लड़की थी जिसके लिए अपने शौक पूरे करना गरीबों की जान से ज्यादा अहमियत रखता था। लेडी इंस्पेक्टर ने गुलेरिया हाउस में नौकरों की सारी बातें सुनी थी। उसने वह सुइया भी बरामद की थी जिसने बूढ़े बाबा को एक्यूपंक्चर दिया गया था। लेडी इंस्पेक्टर ने एक्यूपंक्चर के लिए कभी भी इतनी लंबी सुइयों का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा था। लेडी इंस्पेक्टर को अपने सीनियर स्पेशल ऑफिसर इंस्पेक्टर अब्बास के इंट्रोडक्शन आ चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए अनिका पर कड़क नजर रखनी होगी, किसी भी हालत में वह भाग न पाए। यह सारी बातें सुनने के बाद लेडी इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने अपने मन ही मन यह तय कर लिया था कि अनिका एक हिस्टोरिक चार्जर सीटर थी जिसे गरीबों की जान की कोई वैल्यू नहीं थी। लेडी इंस्पेक्टर ने फिर से अपने हाथ के डंडे को अनिका के सामने रखे टेबल पर जोर से पटकते हुए कहा, मिस अनिका, हमारी इन्वेस्टिगेशन में कॉर्पोरेट कीजिए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेडी इंस्पेक्टर जितनी एक्साइट होकर बातें कर रही थी अनिका उतनी ही शांत लग रही थी। अनिका के ऐसे बिहेवियर को पुलिस वाले अपनी भाषा में कोल्ड ब्लडेड मर्डरर कहते हैं। तभी इन्वेस्टिगेशन रूम के बाहर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। फुट स्टेप की आवाज से इतना पता चल रहा था कि चलने वाले के जूते लेदर के थे और सोल काफी हैवी और मजबूत, बिल्कुल जैसे किसी पुलिस के वाला अधिकारी के जूतों की आवाज होती है। कमरे से बाहर आते ही जूतों की आवाज बंद हो गई। धीरे से किसी ने दरवाजा का लॉक खोला। दरवाजे के खुलते ही तेज रोशनी अनिका की आंखों पर पड़ने लगी। दरवाजा जब फिर से बंद हुआ तब अनिका ने देखा कि इंस्पेक्टर अब्बास पुलिस यूनिफॉर्म में कमरे के अंदर दाखिल हुए थे। इंस्पेक्टर अब्बास को देखते ही कमरे के अंदर मौजूद सभी ऑफिसर और कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर अब्बास को देखते हुए सैल्यूट किया। उसके बाद लेडी ऑफिसर इंस्पेक्टर अब्बास के पास गई और धीमी आवाज में बड़ी ही पोलाइटली कहने लगी, सर, हम कब से पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं मगर अब तक कोई इन्फेक्शन किया नहीं है। लड़की बहुत सातिर लग रही है, अपनी जबान ही नहीं खोल रही है। इंस्पेक्टर अब्बास बड़ी ही शांति से अपने हाथों में एक फाइल को उलट पुलट कर देख रहे थे। धीरे से चलते हुए इंस्पेक्टर अब्बास अनिका के ठीक सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गए। उनकी नजरें फाइल में गड़ी हुई थी। टेबल से पेन उठाकर इंस्पेक्टर अब्बास ने फाइल में कुछ नोट लिखना शुरू किया। अचानक ही लिखते लिखते इंस्पेक्टर अब्बास ने बिना अपनी नज़र ऊंची करते हुए कहा, मिस अनिका, अगर आप यह सोच रही हैं कि गुलेरिया परिवार की लीगल टीम यहाँ पर आकर आपको जमानत पर छुड़वा लेगी
तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देता हूँ कि इस गलत फहमी में मत रहिएगा। प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट विद द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, इट विल बी बेटर फॉर बोथ ऑफ अस। अनिका बड़ी ही हैरानी से इंस्पेक्टर अब्बास को देखने लगी। इंस्पेक्टर अब्बास ने अब तक अपनी नजरें ऊंची करके नीचे अनिका की ओर नहीं देखा था। फाइल में कुछ लिखने के बाद इंस्पेक्टर अब्बास ने फाइल को साइड में रख दिया और टेबल पर पड़े गिलास से पानी पिया। पानी का गिलास फिर से टेबल पर रखते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने कांस्टेबल से कहा, क्या आपने हमारे दोस्त को चाय या कॉफी पीने के लिए पूछा है या नहीं? इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनकर बाकी सारे ऑफिसर और कांस्टेबल हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। इंस्पेक्टर अब्बास ने बड़ी ही शांति से एक कांस्टेबल से कहा, जाओ मैडम के लिए कॉफी ले आओ। अनिका अब तक इतना समझ चुकी थी कि इंस्पेक्टर अब्बास पुलिस डिपार्टमेंट में काफी ऊंची पोजीशन पर थे। जिस तरह से बाकी के ऑफिसर्स और कांस्टेबल इंस्पेक्टर अब्बास को रिस्पेक्ट दे रहे थे, वह देखकर इनका इतना समझ चुकी थी कि इंस्पेक्टर अब्बास जरूर किसी ऐसे स्पेशल डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते थे जिनके पावर्स आम आदमी पुलिस से कहीं ज्यादा थे। मगर अनिका एक बात नहीं समझ पा रही थी कि आखिर एक स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर को अनिका जैसी लड़की से क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी जो वह लोग इस तरह से अनिका के पीछे पड़ गए थे। अनिका ने बूढ़े बाबा को ट्रीट करने के लिए एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट उन पर आजमाई थी। इसकी वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। अनिका जरूर यहाँ इंटरोगेशन रूम में बैठी थी, मगर अनिका का दिमाग अभी भी बूढ़े बाबा की कंडीशन को लेकर परेशान था। अनिका जानती थी अगर वह किसी तरह बूढ़े बाबा तक पहुंचे तो वह उनका इलाज कर सकती थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस मुसीबत से कैसे छूटे और किस तरह हॉस्पिटल पहुंचे। जब कांस्टेबल अनिका के लिए कॉफी लाने के लिए बाहर निकलने लगा, अनिका ने कांस्टेबल को रुकाते हुए इंस्पेक्टर अब्बास से पूछा, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? अनिका की बात सुनते ही इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने पास पड़ी फाइल को फिर से खोल लिया और एक पेन अपने हाथ में पकड़ ली। इंस्पेक्टर अब्बास ने बड़ी ही कैजुअली अनिका से पूछा, तो बताइए मिस अनिका, आपने उस बुढ़े आदमी को ट्रीट करने के लिए इस तरह के ड्रग का इस्तेमाल किया था? अनिका यह शब्द सुनकर हैरान हो गई। अनिका ने बूढ़े बाबा का इलाज करने के लिए एलोपैथिक का इस्तेमाल नहीं किया था। वह जानती थी कि बूढ़े बाबा की दिमागी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि उन्हें केमिकल बेस्ड मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता था, इसलिए अनिका ने उन पर एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया था। अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास को समझाते हुए कहा, देखिए ऑफिसर, मैंने उन्हें कोई ड्रग या किसी प्रकार की कोई ऐसी दवाई नहीं दी है। उनका इलाज करने के लिए मैंने एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया है। एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट के बारे में सुनते ही इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी नजरें ऊंची करके अनिका की ओर देखा। इंस्पेक्टर अब्बास अपने मन में अपनी कमर सीधी करते हुए अनिका से पूछा, क्या आप श्योर हैं मिस अनिका कि आपने किसी भी तरह के ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया उस बुढ़े पर? अनिका ने भी बड़ी ही कॉन्फिडेंटली इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, यस आई एम श्योर। उनकी जो नर्व डैमेज हुई है उन्हीं नसों को ट्रीट कर रही हूँ ताकि इतने सालों से नसों में आया हुआ तनाव रिलैक्स हो सके। इंस्पेक्टर अब्बास ये बात सुनते ही झटके से अपनी जगह से खड़े हो गए और अपनी आवाज में अर्जेंसी लाते हुए अनिका से कहने लगे, मिस अनिका, मुझे अभी हॉस्पिटल जाकर विक्टिम की हालत पर नजर डालनी होगी। मुझे कुछ सबूत भी इकट्ठा करने हैं। इंस्पेक्टर को जाता हुआ देखकर अनिका भी खड़े होते हुए कहने लगे, इंस्पेक्टर मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। मैं भी बूढ़े बाबा की कंडीशन देखना चाहती हूँ। मैं उन्हें ट्रीट कर सकती हूँ। अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही इंस्पेक्टर अब्बास ने पूछा, कर सकती हूँ क्या क्या मतलब है? क्या आप एक डॉक्टर हैं? अनिका ने हाँ में अपना सर हिला दिया और कहा, इंस्पेक्टर मेरा अभी उनके पास हॉस्पिटल जाना जरूरी है। उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। इंस्पेक्टर अनिका का यह एटीट्यूड बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। एक तरफ अनिका ने उस बूढ़े आदमी को जान से मारने का इल्जाम लगा रहा था, यहाँ अनिका कह रही थी कि वह एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर होने के बावजूद वह अपने पेशेंट पर एलोपैथिक दवाई नहीं बल्कि एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट कर रही थी। यह सारी बातें इंस्पेक्टर अब्बास के लिए काफी कंफ्यूजिंग थी। उन्होंने अनिका को रोकते हुए कहा, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैं अभी हॉस्पिटल जाकर बाकी की इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। जब इंस्पेक्टर जाने लगे तब अनिका भी चलकर उनके पास आने लगी। अनिका को इंस्पेक्टर अब्बास के पास जाते हुए देखकर लेडीज कांस्टेबल ने अनिका को रोक लिया। अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, देखिए मैं उन्हें बचा सकती हूँ। यह किसी भी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं डॉक्टर अमृता हूँ। अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही कमरे में खड़े सारे लोग शॉक हो गए। इंस्पेक्टर अब्बास फटी हुई आंखों से अनिका को देखने लगे। अनिका के लिए इस वक्त अपनी पहचान बताना बहुत जरूरी था।
वह जानती थी कि बूढ़े बाबा की इस वक्त जो कंडीशन थी उसे ट्रीट करने के लिए अनिका का उनके पास होना बहुत जरूरी था। जब अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास को अपनी असली पहचान बताई तो अचानक ही इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने कदम रोक लिए। कुछ देर अनिका को हैरानी से देखने के बाद इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका से पूछा, आपका यह कहना है कि आप ही द फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता हो? अनिका ने हाँ में अपना सर हिला दिया। इस पर इंस्पेक्टर अब्बास ने फिर से अनिका को टेबल के पास रखी चेयर पर बिठाया और पूछा, अच्छा चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि आप ही डॉक्टर अमृता हैं। इससे पहले कि अनिका कोई जवाब देती, इंस्पेक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पूछा, चलिए बताइए आप कितने सालों से मेडिकल प्रोफेशन में हैं? अनिका ने जवाब देते हुए कहा, 5 साल से। इंस्पेक्टर अब्बास जितना डॉक्टर अमृता के बारे में जानते थे, उन्हें यह पता था कि पिछले 5 सालों से डॉक्टर अमृता ने देश विदेशों में काफी नाम बनाया था। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने बैठी हुई 24-25 साल की लड़की जो कुछ भी कह रही थी वह सब सच था। अगर 5 साल पहले अनिका ने मेडिकल प्रोफेशन में कदम रखा था तो यह कैसे हो सकता था कि वह मेडिकल प्रोफेशन में कदम रखते ही पूरी दुनिया में इतनी फेमस हो गई। इंस्पेक्टर अब्बास ने बड़ी ही शांति से अनिका से फिर से पूछा, चलिए ठीक है, अब मुझे बताइए कि आप मेडिकल की पढ़ाई कितने सालों से कर रही हैं? अनिका ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, पिछले 24 साल से। अनिका का जवाब सुनकर इंस्पेक्टर अब्बास को हैरानी से ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। क्या सामने बैठी यह 24-25 साल की लड़की इंस्पेक्टर अब्बास को इतना बेवकूफ समझती थी कि वह इतना भी नहीं जानते होंगे कि मेडिकल की पढ़ाई किस उम्र से शुरू होती है? इंस्पेक्टर अब्बास ने अपना एक हाथ अनिका के पास रखे टेबल पर रखते हुए अनिका से पूछा, चलिए मुझे यह बताइए कि पिछले कुछ सालों से आप किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर चुकी हैं? अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास की आंखों में आंखें मिलाते हुए कहा, बस इतना ही कि मैं आज तक यह नहीं जान पाई कि मैं माँ कैसे बनी। अनिका का यह जवाब भी इंस्पेक्टर अब्बास के लिए उतना ही कंफ्यूजिंग था जितना कि अनिका का यह कहना कि डॉक्टर अमृता थी। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पूछा, क्या इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं जिससे आपकी मानसिक हालत पर तनाव पड़ा हो? अनिका अच्छी तरह जानते थे कि इंस्पेक्टर अब्बास शायद उसे पागल समझ रहे थे। अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, इंस्पेक्टर अब्बास आप कहना क्या चाहते हैं, खुलकर कहिए। इंस्पेक्टर अब्बास अपनी जगह से खड़े होते हुए कहने लगे, मिस अनिका आप जरा खुद सुनिए, आप क्या बातें कर रही हैं। आप यह कहना चाहती हैं कि आप इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी न्यूरोसर्जन बन गई जिसका पूरी दुनिया में नाम है, कहीं सारे पेशेंट की जान बचा चुकी हैं, वो डॉक्टर अमृता। अब यह कैसे हो सकता है कि इतनी सी उम्र में आपको मेडिकल फील्ड में इतना फेम मिल गया है? लोग कहते हैं कि डॉक्टर अमृता एक जादूगर है। अगर वह कोई मामूली न्यूरोसर्जन नहीं है, सालों के एक्सपीरियंस के बाद ऐसी काबिलियत डॉक्टर्स में आती है। अनिका ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, काबिलियत इंसान के दिमाग में होती है, उसके एक्सपीरियंस में नहीं। क्या आपने ऐसे किस्से नहीं सुने कि एक 12 साल का लड़का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स जुबानी सॉल्व कर देता है? 12 साल की उम्र में पुराने जमाने में कोई बच्चों को राजा बना दिया जाता था। एक 8 साल की बच्ची को पूरी की पूरी भागवत गीता जुबानी याद है। ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, अगर गौर से देखेंगे तो आपके आसपास कहीं ऐसे लोग आपको नजर आएंगे जिनमें औरों से काफी ज्यादा तेज दिमाग होता है। लोग जो चीज सालों तक सीखने के बाद भी ठीक से नहीं कर पाते, कुछ लोग मिनटों में वह चीज सीख लेते हैं। इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका की इस बात पर मुस्कुराते हुए कहा, तो आप यह मानती हैं कि आप एक जीनियस हैं? अनिका ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, एक जीनियस हो ना कोई क्राइम तो नहीं है ना, राइट? जब इंस्पेक्टर अब्बास अनिका की किसी बात का जवाब नहीं दे पाए तो वह अनिका से कहने लगे, चलिए मिस जीनियस, जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस वक्त मुझे हॉस्पिटल जाकर कुछ और चीजों के बारे में पता लगाना है। वहाँ हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर बूढ़े बाबा की जान बचाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। काफी सारे स्कैन्स रिपोर्ट्स निकलवाए जा रहे थे, मगर लगातार बूढ़े बाबा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर बूढ़े बाबा की नसों पर हुए डैमेज का इलाज कर रहे थे, मगर वह सब गलत दिशा में इलाज कर रहे थे। बूढ़े बाबा को दरअसल जहर दिया गया था। डॉक्टरों को लगातार कोशिश करते हुए व्योमा हॉस्पिटल कॉरिडोर में खड़ी खड़ी मन ही मन यह सोच कर मुस्कुरा रही थी कि चाहे डॉक्टर कितनी भी कोशिश कर ले, उसके दिए हुए जहर से अनिका को बचाना मुश्किल था। व्योमा ने शारदा से कहा था उसके पास मल्होत्रा फार्मेसी की अमृत टेबलेट है जो वह बूढ़े बाबा को देना चाहती थी, मगर दरअसल वह अमृत टेबलेट नहीं थी, वह एक तरह का पॉइजन था। वह एक तरह का ऐसा केमिकल था जो शरीर में जाते ही तुरंत खून में मिल जाता था और धीरे धीरे इंसान के सारे शरीर में फैल जाता था। मगर इस केमिकल की खास बात यह थी
कि शरीर में जाते ही वह तुरंत खून के अंदर डिजॉल्व हो जाता था, जिससे उसके ट्रेस के बारे में पता लगाना नामुमकिन था। धीरे धीरे वह पॉइजन इंसान के शरीर से जान निकाल देता था, मगर जान जाने के बाद उस पॉइजन के मॉलिक्यूल शरीर के खून से भी गायब हो जाते थे। व्योमा ने ऐसा इसलिए किया था ताकि किसी को यह पता ना चले कि बूढ़े बाबा की मौत दरअसल पॉइजन से हुई थी। सभी को यह लगने लगी कि अनिका की गलत ट्रीटमेंट की वजह से बूढ़े बाबा की जान गई थी और सारा इल्जाम अनिका के सर पर लग जाए। बस अब व्योमा को सिर्फ एक ही बात का इंतजार था कि कब बूढ़े बाबा की मौत हो जाए और पुलिस अनिका पर लगा अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज बदलकर मर्डर का चार्ज लगा दे। जब व्योमा यह सब कुछ सोच रही थी तभी वहां पर इंस्पेक्टर अब्बास आए। हॉस्पिटल कॉरिडोर में पहुंचते ही इंस्पेक्टर अब्बास ने हॉस्पिटल के स्टाफ से कहा, मुझे उस बूढ़े बाबा की पूरी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, जो भी हो, छोटी से छोटी रिपोर्ट से लेकर बड़े से बड़े स्कैन तक। इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनते ही सारे स्टाफ मेंबर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के काम पर लग गए। तभी काउंटर पर खड़ी एक रिसेप्शनिस्ट ने इंस्पेक्टर ने कहा, अभी के अभी एक और रिपोर्ट निकलवाइए, मुझे उस बूढ़े आदमी के खून के सैंपल चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि उसके खून में कोई एब्जॉर्बेशन है या नहीं, क्या उन्हें किसी तरह का कोई ड्रग दिया गया है या नहीं। पता करने की कोशिश करो कि क्या उनके खून में कोई ऐसी एबनॉर्मलाइजेशन नजर आती है। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनकर इंटरकॉम पर किसी से बात की और इंस्पेक्टर अब्बास की रिस्पेक्ट को रिक्वेस्ट कर आगे तक पहुंचा दी। फोन रखने के बाद उस रिसेप्शनिस्ट ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, ठीक है, कुछ ही देर में ब्लड सैंपल का टेस्ट किया जाएगा। दूर खड़ी व्योमा यह सब कुछ देखकर शॉक हो गई। व्योमा की चेहरे पर घबराहट बढ़ने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंस्पेक्टर अब्बास ब्लड सैंपल की टेस्ट लेने क्यों को कह रहे थे। व्योमा ने घड़ी की ओर देखा। लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद बूढ़े बाबा के ब्लड में पॉइजन के सारे निशान मिट जाते, मगर अगर इस वक्त ब्लड सैंपल के टेस्ट किए गए तो शायद उसमें पॉइजन के बारे में पता चल सकता था। अभी तक सब कुछ व्योमा के प्लान के हिसाब से चल रहा था, मगर अचानक ही इंस्पेक्टर अब्बास ने आकर व्योमा की पूरी बाजी बिगाड़ दी थी। इंस्पेक्टर अब्बास ने रिसेप्शन पर बैठी लड़की से कहा, ब्लड सैंपल रिपोर्ट आते ही मुझे बुला लेना। यह कहते हुए इंस्पेक्टर अब्बास हॉस्पिटल में तैनात पुलिस से कुछ बातें करने लगे। तभी एलिवेटर से बाहर निकलते हुए आकाश ने इंस्पेक्टर अब्बास की ओर आते हुए कहा, क्या बात है ऑफिसर, आप इस केस को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हैं। इतनी इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है? इट्स अ सिंपल केस ऑफ ब्रेन शॉक। आकाश को देखकर इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी आवाज थोड़ी नीची करते हुए कहा, वेल मिस्टर गुलेरिया, आई होप कि ऐसा ही हो, मगर मामले की तह तक जाना तो पुलिस का काम है। अगर कहीं गुनाह हुआ तो गुनहगार भी होगा, और गुनहगार को बेनकाब करने के लिए ही सरकार हम जैसे लोगों को तनख्वाह देती है। आकाश अब्बास का इशारा अच्छी तरह समझ चुका था। आकाश ने अपनी पीठ सीधी करते हुए इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, क्या आपको लगता है कि मिस अनिका गुलेरिया ने जानबूझकर यह सब कुछ किया है? इंस्पेक्टर अब्बास ने यहाँ वहाँ देखते हुए बड़ी धीमी आवाज में आकाश से कहा, देखिए सर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया अपने मुंह से। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं इन्वेस्टिगेशन पूरी करके तसल्ली करना चाहता हूँ कि इस मामूली सी दिखने वाली बात के पीछे कोई कहीं गहरी साजिश तो नहीं है। वेल, आई एम श्योर कि अगर ऐसी कोई बात है तो गुलेरिया परिवार कभी किसी क्रिमिनल का साथ नहीं देगी, चाहे वह क्रिमिनल परिवार का हिस्सा ही क्यों न हो। इंस्पेक्टर अब्बास ने सीधा आकाश गुलेरिया की दुखती नस पर हाथ रख दिया था। आकाश गुलेरिया भी अपने चाचा करण गुलेरिया के आदर्शों पर चलने वाला इंसान था। आकाश भी कभी नहीं चाहेगा कि अगर बूढ़े बाबा को जानबूझकर मारने की कोशिश की गई है तो उस गुनहगार को बिना सजा दिए ही छोड़ दिया जाए। आकाश ने अपने दोनों हाथ जेब में डालते हुए कड़क आवाज में इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं खुद उस शख्स को पुलिस के और कानून के हवाले कर दूंगा।